जय हिंद बच्चों। आप सभी देख रहे होंगे कि आप लोगों के सामने एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2023 के कक्षा 11वीं के फिजिक्स का पेपर रखा हुआ है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो की सहायता से ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आप लोगों ने जो फिजिक्स का पेपर दिया है उसमें आप लोगों ने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है और कितने क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो गए। तो बच्चों, मैं मुकुंद यादव आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और चलिए आज हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है। तो बेटा, इनमें से जो मूल मात्रक है वो है अपना क्या, एम्पियर, जो कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो सार्थक अंकों में आपको पता होगा कि दशमलव वाले जब अंक आते हैं ना, तो उसमें अशून्य अंक के बाद जो भी जीरो रहेंगे उसको गिना जाता है। तो ये पहला हो गया, दूसरा और ये तीसरा। इसका मतलब इसमें सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी है, 3 है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ क्या है। एक समान वेग का मतलब समय तो बदलते जाएगा लेकिन वेग जैसा का वैसा रहेगा, वेग जितना का उतना रहेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो ग्राफ है, ग्राफ में वेग जो है आगे बढ़ते जा रहा है ग्राफ। ठीक है, मतलब समय बढ़ता जा रहा है लेकिन देखो वेग का मान वहीं का वहीं है। इसका मतलब सही आंसर हमारा बी वाला होगा। ठीक है, यह एक समान वेग का ग्राफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण कितने अंश का होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम दूरी तक अगर प्रक्षेपित करना है तो प्रक्षेप का कोण कितना होना चाहिए, 45 अंश। कोई ट्रॉली अगर सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है तो इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए। तो बच्चों, इसको आप लोग एक बार चेक करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका जो जवाब है वो होना चाहिए बाह्य बल से कम होना चाहिए। ठीक है, घर्षण बल का मान। आगे देखिए, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, जिसका मतलब यहां पर किसका वेग अधिक होगा। मतलब यहां पे एक ही संवेग का मतलब दो वस्तुएं यहां पे असमान द्रव्यमान वाले, एक भारी और एक हल्की है, दोनों का संवेग बराबर है। तो आपको बताना है कि किसका वेग अधिक होगा। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे सामने दो पिंड रखे हुए हैं। ठीक है, ये बड़ा पिंड है और यहाँ पर ये छोटा पिंड है। ठीक है, इसका द्रव्यमान मान के चलता हूं मैं m1 और इसका जो द्रव्यमान है वो मान के चलते हैं m2। ठीक है, m1 है बड़ा और m2 है छोटा, क्योंकि बड़ी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा, छोटी वस्तु का द्रव्यमान कम होगा। इसका वेग अपन लोग मान लेते हैं v1 और इसका जो वेग है इसको अपन लोग मान लेते हैं v2। अब बताइए, जो m1 v1 और m2 v2 दोनों आपस में कैसे बराबर, क्योंकि इसने बोला है संवेग बराबर है। अब संवेग जब बराबर है तो आप लोग खुद समझदार हो, यहां पर m1 का मान बड़ा है और m2 का मान छोटा है, लेकिन दोनों तरफ राशियों को संतुलित करना है क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो आप लोगों ने देखा, इधर तो बड़ी राशि आ गई, इधर क्या आ गई, छोटी राशि आ गई। इसका मतलब जो बड़ी राशि के साथ जो गुणा में है उसका मान कम होगा और जो छोटी राशि के साथ जो गुणा में उसका मान ज्यादा होगा। तो सवाल ने पूछा क्या, एक बार देखो कि किसका वेग जो है वो अधिक है। मतलब यहाँ पर जो वेग अधिक होगा वो हल्की वस्तु का होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे मान लो इसका द्रव्यमान 10 kg और इसका जो द्रव्यमान है वो 2 kg है। ठीक है, जबकि इनका संवेग दोनों का बराबर है। मान लीजिए इसका जो वेग है वो है कितना, 1 मीटर प्रति सेकंड है मान लो। ठीक है, और इसका अपन लोग देखो यहाँ पर 10 एकम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी कुल मिला के 10 आना चाहिए। तो इसको 10 बनाने के लिए आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5। तो देखिए, इसका द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो वेग का मान कम हो रहा है, और यहाँ पे देखो द्रव्यमान अगर कम है तो किसका मान अधिक हो रहा है, वेग का मान अधिक हो रहा है। मतलब वेग किसका अधिक होगा, भारी वस्तु का कि हल्की वस्तु का। तो हल्की वस्तु का वेग यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर वेग जो होगा हल्की वस्तु का अधिक होगा। चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल विरोध करता है। तो घर्षण बल कभी भी गति का विरोध करता है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, या गति का बोलो या गति की प्रवृत्ति का बोलो, बात एक ही है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब कैसा करें इसको, कैसे सॉल्व करें इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको भी। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको चेंज किस किस में करना है, ध्यान से देखिए। किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेकंड स्क्वायर जैसा का वैसा रहेगा बस। तो यहाँ पे दो ही मात्रकों को आपको बदलना है। तो बेटा 1 किलोग्राम की जगह में आप लोग लिख दो कितने, 1000 ग्राम।
1 मीटर का मतलब क्या कितना होता है 100 सेंटीमीटर। लेकिन देखो मीटर का स्क्वायर है तो आप लोग यहाँ पर भी स्क्वायर करिए और सेकंड पर -2 रहने दीजिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो 1000 तो 1000 रहने दो, 100 पर 2 की घात। अब 2 की घात का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, 2 जीरो पर 2 की घात मतलब यहाँ 4 जीरो आ जाएंगे। उसके बाद ग्राम आ जाएगा, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड पर -2। कुल मिला के 3 जीरो और 4 जीरो, यहाँ पे कुल मिला के कितने हो जाएंगे, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ पे 7। तो 7 जीरो मतलब 7 की घात ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड पर -2 की घात। यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा बेटा 10 पर 7 की घात। ठीक है, एक सरल रेखी गति में खाली स्थान एक समान सरल रेखी गति ना, तो चलिए एक समान सरल रेखी गति है तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे त्वरण का मान 0 होगा। वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो त्वरण कहाँ से उत्पन्न होगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को अपन लोग क्या बोलते हैं, पता है ना सभी लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ये। शून्य सदिश का परिमाण हमेशा कितना होता है बेटा, शून्य सदिश का परिमाण हमेशा 0 होता है। उसके बाद संवेग में जो परिवर्तन जो है ना, ये बराबर होता है किसके, आवेग के। आपको लग रहा होगा सर ये कहाँ से आ गया, तो बेटा आवेग संवेग जो आवेग संवेग का जो नियम है उसमें आता है ये। संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, सही जोड़ी में। संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान के लिए आप लोग क्या ले लोगे बेटा, बताओ जल्दी से, m लोगे, और वेग का क्या होता है LT -1 होता है। तो ढूंढ लो कहीं ना कहीं MLT -1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है आपको MLT -1 ये दिखाई दिया, तो ये पहले का आंसर हो गया। चाल, चाल का जो होता है बेटा वो LT -1 होता है सीधे, और यहाँ पर m गायब है तो आप लोग इसको m0 कर लो। तो क्या बन गया, इसकी सही जोड़ी क्या बन जाएगी, m0 LT -1। कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है, ये है दूसरे का आंसर। उसके बाद त्वरण, तो त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT -2। सामने कुछ नहीं है, m गायब है तो m0 कर दो, तो क्या हो जाएगा m0 LT -2। दिखाई दे रहा है आपको m0 LT -2, m0 LT -2। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद घर्षण, बेटा घर्षण जो है ना एक बल ही है, तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT -2। कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को MLT -2, बिल्कुल उसी के सामने, जस्ट सामने। ठीक है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए आप लोग क्या लोगे, m लोगे। आयतन के लिए बटे में क्या आएगा L3। अब L3 को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा वो -3। ठीक है, और यहाँ पे t जो रहेगा वो 0 रहेगा, तो ढूंढ लीजिए ml -3 t 0। ये देखो लास्ट में है सबसे, है ना, ये 5वें का आंसर हो गया। अब लास्ट बचा है क्षैतिज परास। अब क्षैतिज परास जो है ना दूरी है, एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी का क्या होता है, दूरी के लिए सिर्फ L आएगा, मतलब m भी 0 रहेगा और क्या रहेगा यहाँ पे t भी 0 रहेगा, तो m0 L t 0। तो ये है उसका लास्ट का आंसर। ठीक है, इसकी सही जोड़ी किसी से नहीं बनेगी विमाहीन की। तो उम्मीद है आपको सही जोड़ी भी समझ में आई होगी। आगे देखिए, यदि कोई गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। तो बेटा देखो, ये कोई गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर चल रही है, तो आप लोगों को बताना है कि 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी, बस। तो ऐसा है, ध्यान से देखिए, यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ। 1 घंटे में वो चल रही है कितने, 90 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, 1 घंटे में 90 किलोमीटर। तो अभी आप लोगों को जवाब देना सेकंड में, 1 सेकंड में, तो इसको सेकंड में चेंज कर लो ना। तो 1 घंटे से छोटा मात्रक क्या होता है, मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये सेकंड में चेंज हो गया, बराबर हो जाएगा 90, और इसको किलोमीटर को आप लोग एक काम करो, मीटर में चेंज करो। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो यहाँ 1000 मीटर आ गया। ठीक है, 00 से यहाँ के 00 काट दो। ठीक, अब क्या बचा आपके पास, 1 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 90 गुणा 10 मीटर, और बटे में कौन रहेगा 6 गुणा 6, 6 गुणा 6। ठीक है, काट दीजिए, तो हो जाएगा 15 छक 90, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, और हो जाएगा 2 पंचे 10, मतलब आएगा 25 मीटर इसका जवाब आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25 मीटर, 25 मीटर। आगे बढ़िए, टेबल पर 1 किलोग्राम की वस्तु पर नेट बल कितना होगा। अगर वस्तु विराम अवस्था में है बच्चों तो इस पर नेट बल का मान 0 होगा। आगे बढ़िए, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो त्वरण के बराबर होती है।
किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कोण प्रदान करता है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ये समझाया जाएगा कि कभी अगर मान लो एक ट्रेन गति कर रही है आगे और उस पर कोई मान लो बॉक्स रखा हुआ है, जैसे सवाल में बोला गया है, तो बेटा इस पर छद्म बल पीछे की ओर कार्य करता है, तो इसको रेलगाड़ी की दिशा में ही आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक घर्षण बल काम करता है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसका जवाब है वो घर्षण बल। ठीक है, आगे देखिए, दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा। तो ये जो व्यंजक है आप लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल, तो r इज इक्वल टू, ये परिणामी सदिश का व्यंजक है, r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा होता है क्या नहीं, शायद यहाँ हाँ कॉस थीटा होता है बेटा। ये त्रिभुज नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा, सबके सब जो रहेंगे वो रूट के अंदर रहेंगे। चलिए आगे देखिए, आगे जो सवाल है सत्य असत्य का, एक पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बाह्य मतलब बल की आवश्यकता होती है क्या। तो यहां पर आप लोग बोलेंगे कि एक समान गति में बनाए रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं है, जड़त्व के कारण। ठीक है, तो ये गलत आएगा इसका जवाब। प्रतिक्रिया बल क्रिया बल लगने के पश्चात उत्पन्न होता है। तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल जो है वो एक ही समय पर उत्पन्न होते हैं, जबकि ये बोल रहा है कि क्रिया बल के पश्चात उत्पन्न होता है करके, ये भी गलत है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण निरंतर बदलता रहता है। अब देखो, एक समान वृत्तीय गति, नाम से तो लग रहा होगा कि एक समान गति तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप लोग समझदार बनो थोड़ा और देखो वृत्तीय गति में क्या होता है। वृत्तीय गति में होता क्या है कि भले ही उसका वेग का परिमाण सेम रहता है, लेकिन हर बिंदु पर उसके वेग की दिशा बदलते रहती है, मतलब वेग का मान हर बिंदु पर बदलते रहता है। इसका मतलब यहां पर जो है ना त्वरण निरंतर बदलता ही रहता है, बिल्कुल सही है। किसी सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत है तो पिंड का पथ परवलयाकार होगा। बेटा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वेग और त्वरण जो होते हैं ना वो लंबवत कब होते हैं, सबसे अधिकतम वाली ऊंचाई पर। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो ऊंचाई होती है ना उनकी प्रक्षेप की, वहीं पर ये दोनों लंबवत होते हैं। अभी प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो जरूरी नहीं है। तो ये बोल रहा है कि पिंड का वेग सदैव, सदैव मतलब हमेशा ही त्वरण के लंबवत होता है, तो पिंड का पथ जो होगा परवलयाकार होगा। ये बात गलत है। आगे के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में क्या क्या क्वेश्चन आए थे बच्चों। इसके बाद जो है ना बाकी क्वेश्चन का वीडियो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर अभी आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में आपको बता भी चुका हूं कि कितने इंपॉर्टेंट थे करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विमी विश्लेषण की सीमा और उपयोग देखिए आ चुका है आप लोगों को। देखते जाइए आगे के क्वेश्चंस। ठीक, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसके लिए उसको आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका था कि क्रिकेट का खिलाड़ी अब कैच लेते समय अपना हाथ पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पेज है, देखिए। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों टॉपिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।